दोस्तों नमस्कार। मैं आपका दोस्त साथी पवन शर्मा। कहते हैं कि राजनीति में सिद्धांत का अब कोई मतलब नहीं रहा है। ऐसा ही कुछ उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश की मायावती बसपा सुप्रीमो को इस समय ईडी का डर सता रहा होगा। कारण कई हैं। जब उनके प्रत्याशियों पर अगर एक बार विचार करें, जो 2024 लोकसभा चुनाव में उन्होंने जिन जिन प्रत्याशियों को उतारा है, उस पर इटावा की सीट की थोड़ा हम चर्चा कर लें। इस समय हाथरस की पूर्व सांसद हैं सारिका सिंह बघेल, और ये वो सारिका सिंह बघेल हैं जो 2019 में बीजेपी के लिए काम कर रही थी। अब बसपा के टिकट पर चुनावी मैदान में हैं। सवाल है, क्या बसपा सुप्रीमो मायावती इस समय ईडी से डर रही हैं? तो ये बात बिल्कुल सही खाने पर बैठती है कि इससे कोई गुरेज नहीं किया जा रहा है। आम कार्यकर्ता भी ये सोचता है कि बसपा सुप्रीमो मायावती इस समय ईडी से डर रही हैं, जांच से डर रही हैं। अब आप लोग कहोगे कौन सी जांच से डर रही हैं? मायावती की जब तत्कालीन सरकार थी तो लखनऊ से लेकर के नोएडा तक स्मारक पार्क बनाए गए थे, उसमें पत्थर लगाए गए थे, पत्थरों को तराशने की मशीन मंगाई गई थी। और उस समय निर्माण निगम के पूर्व एमडी सीपी सिंह के खिलाफ वित्तीय अनियमितताओं की जांच के लिए विजिलेंस ने आय से अधिक संपत्ति पाया था और बीएसपी सरकार में 1400 करोड़ के स्मारक घोटाले का आरोपी बनाया था। यह तत्कालीन बातचीत है, उस समय की बातचीत है। और आपको बता दूं कि 1400 करोड़ के स्मारक घोटाले के आरोपी सीपी सिंह के कई ठिकानों पर विजिलेंस ने उस समय टीम की थी और उनके दिल्ली, देहरादून, मुंबई, गुरुग्राम समेत कई शहरों में उनके आलीशान दुकान थे, प्रतिष्ठान थे। और ये खुलासा किया गया कि उन्होंने बीएसपी सरकार यानी मायावती की सरकार में काम किया है। सवाल है, आय से अधिक संपत्ति की जांच ईडी करता है, उसके तार जो है मायावती के दो मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा और नसमुद्दीन सिद्दीकी तक पहुंचे थे। ये वही नसमुद्दीन सिद्दीकी हैं जो मायावती के बड़े करीबी माने जाते थे। बाबू सिंह कुशवाहा ये भी मायावती के बहुत करीबी माने जाते थे। बाबू सिंह कुशवाहा ने ईडी के डर से अपनी अलग पार्टी बना लिया, समय को भांप लिया। और नसमुद्दीन सिद्दीकी के बारे में जानते हो कि दोनों नेता इस समय बसपा से अलग हैं। सवाल है, जांच मायावती तक क्यों नहीं पहुंची? क्या वजह है? क्या वाकई कुछ अंडरस्टैंडिंग हुई दोनों लोगों के बीच में? क्या वाकई बीजेपी और बसपा के बीच में कुछ खिचड़ी पकी? इसके आसार इस तरह से आप समझ सकते हैं कि दिल्ली में जो शराब नीति का मामला है, शराब नीति के मामले में थोड़ा अगर बातचीत करें तो शराब नीति का जो मामला बिल्कुल बनता है, भाई सदन के पटल पर शराब नीति गई, आयोग ने रखा, मंत्रिमंडल ने रखा, गवर्नर ने उसको स्वीकृत किया होगा, मंत्रिमंडल में पास किया होगा। तो सवाल है कि जब कोई शराब नीति में तब्दीली पूरी सरकार यानी कि आप मंत्रिमंडल से लेके गवर्नर उसमें शामिल हुआ, तो गवर्नर ने आखिर दस्तखत किसने किया? दिल्ली वाला जो मामला है, जो सदन है दिल्ली विधानसभा, उस वहां पर कुछ मामले दिल्ली सरकार के पास हैं, लेकिन जितने बड़े मामले वो केंद्र सरकार के अधीन है। तो शराब नीति में किस तरह से पूरी सरकार दोषी है, तो केजरीवाल कैसे दोषी हैं? तो सवाल है, जब इस मामले में केजरीवाल तक पहुंचा गया है तो वहां पर मायावती तक क्यों नहीं पहुंचा गया, या पहुंचा गया है तो किस आधार पर वो मामला रुका हुआ है कि तत्कालीन चीफ मिनिस्टर के खिलाफ जांच नहीं बैठी जांच काफी चीजें हुई, लेकिन वो बिल्कुल आसार है कि उसमें सेटलमेंट जरूर कुछ हुआ है कि आप खामोश रहो, नहीं तो ईडी है आपकी हालत खराब कर देंगे। और जो चुनाव प्रत्याशी मैदान में उतारा है भाई, इटावा का जो क्षेत्र माना जाता है कि सपा का गढ़ है उस तरफ, और वहां पर सारिका सिंह को उतार करके इस समय जो बहुजन समाज पार्टी ने दांव लगाया, इससे बिल्कुल साफ हो गया है कि वो अब
भारतीय जनता पार्टी की ईडी से डर रही हैं। अब सवाल है, बसपा सुप्रीमो जो मान्यवर काशीराम अंबेडकर के सिद्धांत पर चलती है, बहुजनों के हित की बात करती है, अब उनके हित की रक्षा कौन करेगा? क्योंकि समय की डिमांड है, इस समय बसपा को इंडिया के साथ अलायंस कर लेना चाहिए, इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाना चाहिए। कांग्रेस की तरफ से कई बार पहल की जा चुकी है और यहां तक 2 दर्जन सीट देने की भी बातचीत हुई है। तो सवाल है, मायावती अभी आनाकानी में क्यों जुटी हुई हैं? या मायावती जाने वाली थी? क्योंकि मैंने बताया था कि होली के बाद किसी भी दिन जा सकती हैं। तो अरविंद केजरीवाल के साथ हुई घटना को लेकर मायावती जी क्या इस समय डर गई हैं? बहन जी इस समय डरी हुई हैं। और अगर बहन जी डरी हुई हैं, अपने को और अपने परिवार को बचाने पर लगी हुई, तो सवाल है, ये जो बहुजनों के साथ किया गया वादा है, जो अंबेडकर साहब और मान्यवर काशीराम ने किया था, उस वादे का क्या होगा? जो बहुजन टकटकी लगाए देख रहा है, उसका क्या होगा? वो बहुजन जिस पर ढेर सारा अत्याचार हुआ है, बीजेपी सरकार में अभी भी अत्याचार हुआ है, उस बहुजन के साथ क्या होगा? ये तो उसके सीने पर खंजर भोंकने वाली बात हो गई। सवाल है, ईडी का डर ही तो है जो इंडिया गठबंधन में जाने नहीं दे रहा है। बिल्कुल मैटर, चीजें स्पष्ट हो चुकी। इधर चंद्रशेखर आजाद बहुजनों के नेता के तौर पर उभर रहे हैं, तो क्या बहुजनों के लिए अब नया विकल्प चंद्रशेखर आजाद बन रहे हैं? इस पर हम नया वीडियो बताएंगे, लेकिन अभी आज का सिर्फ केंद्र बिंदु इतना है कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट हैं जिस पर ईडी का शिकंजा मायावती जी के ऊपर हो सकता है। तो बिल्कुल स्पष्ट है कि जो 1400 करोड़ का है मामला, तत्कालीन मायावती जी की सरकार में हुआ था, मायावती की सरकार में हुआ था, उसकी जांच मायावती तक क्यों नहीं पहुंची? शायद भारतीय जनता पार्टी ने इसको रोक करके रखा, या ईडी को यह दिखाई नहीं दे रहा है। अगर ईडी निष्पक्ष संस्था है तो क्या उस मामले को जांच करेगी कि नहीं करेगी? करेगी, लेकिन सवाल है किसके आधार पर चुप में बैठी है और किसको डराने के लिए बैठी है। तो ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि बीजेपी के पूर्व कैंडिडेट, बीजेपी का कार्यकर्ताओं को बीएसपी के द्वारा मैदान में उतारा जाना, यह स्पष्ट कर दिया है कि वाकई भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर मायावती इस समय बैठी हैं। अभी हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के कुछ मिशन को उन्होंने फेल किया है, यानी मायावती के अंदर थोड़ा जोश आया, थोड़ी सरगर्मी आई, कार्यकर्ता में थोड़ा उन्होंने जोश भरा, लेकिन केजरीवाल के बाद ये स्थिति और स्पष्ट हो गई है। मायावती जी को स्पष्ट रूप से कह दिया गया है कि आप, संकेत दे दिया गया है, कह नहीं दिया गया, संकेत दे दिया गया है कि आपकी सरकार में जिस समय स्मारक बनाए गए थे, उस समय बहुत हेराफेरी हुई थी। सीपी सिंह और 2 आपके कैबिनेट के मंत्रियों को लपेटा गया था, आपको इसीलिए नहीं लपेटा गया था, याद करो, वो फाइल कभी भी खुल सकती है। आपको एक और बता दूं, तत्कालीन लोकायुक्त थे न्यायमूर्ति ए.के. मल्होत्रा ने अपनी जांच रिपोर्ट में 1400 करोड़ के घोटाले की पुष्टि की थी। 19 लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की सिफारिश तत्कालीन चीफ मिनिस्टर से की थी। सवाल है, बीजेपी एक साथ 2 निशाना लगा रही है और मायावती को किसी भी स्थिति में उनके हाथी के पैर में ईडी का खंजर चुभा है, इसलिए उस खंजर को बार बार बीजेपी कुरेद भी रही है। इसलिए मायावती का जो हाथी है बीजेपी की पक्ष में कुछ ज्यादा दिखाई देता रहे, क्योंकि बार बार कांग्रेस की तरफ से अलायंस का प्रयास होने के बावजूद भी मायावती उधर नहीं जा रही हैं। ये बहुत बड़ी बात है। एक और बड़ी बात बता दूं, मायावती सरकार ने लखनऊ और नोएडा में दलित महापुरुषों के नाम पर 5 स्मारक पार्क बनाने के लिए 4300 करोड़ रुपए, 4300 करोड़ रुपए स्वीकृत किए थे। इसमें से 4200 करोड़ रुपया खर्च भी हुआ। लोकायुक्त ने अपनी जांच में अनुमान लगाया था कि इसमें लगभग करीब 1/3 रकम भ्रष्टाचार में चली गई। आप समझ रहे हैं, 4200 रुपए यानी 4200 करोड़ रुपया, यानी 14 तिया 42। और लोकायुक्त ने बताया था कि इसमें 1/3 यानी कि 42
100 का 1/3 अगर लगाया जाए तो 1400 करोड़ रुपया होता है, यानी 1400 करोड़ रुपया होता है, जिस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं सीपी सिंह एज वेल एज 2 कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ मायावती गवर्नमेंट एज वेल एज मायावती। लेकिन मायावती अभी प्रोटेक्टेड हैं, उस आरोप से बरी हैं, उन पर जांच जाए इसके पहले मायावती ने अपने सुर को ठंडा कर लिया। अखिलेश की सरकार में भी ठंडा किया और उधर भी ठंडा किया। सवाल है बहुजनों का क्या होगा, सवाल है जाटवों का क्या होगा, सवाल है अपने को बचाने के लिए दलितों की कुर्बानी क्यों, सवाल है ईडी से इतना डर क्यों। डर नहीं तो और क्या है। अगर ये डर नहीं कहा जाएगा, सारिका सिंह मैदान में जाएंगी, वो भी बीएसपी की कार्यकर्ता जाएंगी, तो ये डर नहीं तो और क्या होगा। एक और बात बता दूं, लोकायुक्त ने मैं घोटाले की बार बार बात कर रहा हूं। लोकायुक्त आप जानते हो बहुत बड़ा पद होता है। लोकायुक्त को बैठाने के लिए वही है जो अन्ना हजारे ने आंदोलन किया था, अरविंद केजरीवाल ही है वही आंदोलन के जन्मदाता है, जब उन्होंने कहा था कि लोकपाल होना चाहिए और उसका लोकायुक्त होना चाहिए जो उसकी जांच करेगा, लोकपाल कमेटी बनेगी। उसी लोकायुक्त ने अपनी जांच में उल्लेख किया कि पत्थर को तराशने के लिए जो लखनऊ से मशीनें मंगाई गई थी, इसके बावजूद पत्थरों के तराशने में खर्च हुए कोई कमी नहीं है, बल्कि भुगतान तय रकम से 10 गुने पर ही किया जाता है, यानी कि 100 रुपए का खर्चा 1000 रुपए पे किया जा रहा था। जांच रिपोर्ट में यह भी बताया गया था कि पार्कों और स्मारकों के निर्माण में शामिल निर्माण एजेंसियों ने कई तरह के मानकों बड़े पैमाने पर उल्लंघन भी किया था। सवाल है लोकायुक्त की इतनी बड़ी जांच होने के बावजूद भी मायावती कैसे बची। तो तार तो बिल्कुल साफ है कि इस समय जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है 2014 से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने, स्पष्ट रूप से संकेत कर दिया गया होगा कि आप खामोश रहो, नहीं हालत खराब होने वाली। अब देखिए 2014 में बसपा 0 पर चली गई थी लोकसभा में और 2019 में 10 सीटें आई थी। मायावती सरकार जाने का अखिलेश के समय भी बहुजन समाज पार्टी 2017 में कुछ खास नहीं कर पाई और 22 में तो आप देख ही रहे हो क्या स्थिति निकल गई है। ऐसा नहीं है कि मायावती जी के अंदर दम नहीं है, दम है। दलितों को इकट्ठा करने की दम है तो मायावती जी के अंदर है, लेकिन सवाल है ईडी का डर इतना खौफ गया है, जेहन में बैठा होगा कि वो खुल के बात नहीं कर पा रही। अब ये तमाम चीजें हैं, मायावती जी को 2024 के लोकसभा चुनाव में 0 न कर दें, यानी बसपा को फिनिश्ड न कर दें। वोट प्रतिशत भी बढ़ जाएगा तो फिनिश्ड हो जाएंगे। तो क्यों नहीं इंडिया अलायंस में आ रही? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने सीधा मैसेज दिया है, ईडी है, अलायंस में जाओगी तो सीधे जेल होगी। केजरीवाल को अभी देखिए, मैंने एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को जेल भेजा है, आप किस खेत की मूली हो। मैंने उस चीफ मिनिस्टर को भेजा है जो 3 राज्यों में लोकसभा चुनाव में बड़ा परिवर्तन कर सकता है, उसको मैंने भेजा है, आप किस खेत की मूली हो। आपका जो दलित वोट है राम के नाम पर तो काफी हद तक भारतीय जनता पार्टी में चला गया और आसन के नाम पर चला गया है। तो मायावती जी की क्या मूक स्वीकृति है इस पर? क्या दलित वोट को अब रोकना नहीं चाहती हैं? ये कई सवाल हैं। ईडी का डर इतना क्यों? अगर ईडी का डर है तो फिर सत्ता में राजनीति करने की जरूरत क्यों? कहीं बीजेपी ईडी के डर के आगे मायावती से अलग चुनाव लड़वाने की पेशकश तो नहीं है, ऐसा भी समीकरण बन रहा। सवाल है राजनीति में अब सिद्धांत नहीं बचा है, अपने आप को बचाना बचा है। जय हिंद साथियों, आप भी कमेंट करके बताइए कि क्या यही समीकरण है और इस समय मायावती जी को ईडी का डर सता रहा होगा या नहीं। वैसे तो मेरा अनुमान है ईडी का डर इतने सबूतों के बावजूद
होना पक्का लाजमी है। और दोस्तों आपको बता दूं, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपके प्यार के बिना कुछ संभव नहीं है। बहुजनों के हित की बात हो चाहे पिछड़ों के हित की बात हो, उसको लोगों तक पहुंचना जरूरी है, पल पल की जानकारी भी पहुंचना जरूरी है। एक नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि अभी कांग्रेस की तरफ से फिर क्या पहल की जा रही है मायावती को इंडिया अलायंस में लाने के लिए, और भारतीय जनता पार्टी की जो पहल हो चुकी है अलायंस से दूर करने के लिए, वो तो आपसे जग जाहिर है कि सीधा मैसेज है, मायावती जी शांत रहो, हमारे कार्यकर्ताओं पर डोरे ही डालते रहो। यानी कि बसपा बीजेपी मय हो रही है, उधर कांग्रेस बसपा को बीजेपी मय होने से रोकना चाहती है। तब तक के लिए नमस्कार साथियों, जय हिंद।